कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब किसी ने तुमसे कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा, या फिर इतना सब करने के बाद भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और उस पल तुम कुछ कह ही नहीं पाए, बस चुप हो गए क्योंकि तुम्हें डर था कहीं वो सच में कुछ कर ना ले। यही है इमोशनल ब्लैकमेल। देखो, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हम सब कभी न कभी ऐसे जाल में फंसे हैं जहां सामने वाला हमें गिल्ट, डर या प्यार के नाम पर कंट्रोल करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। कई बार वो इंसान कोई अजनबी नहीं होता, वो कोई बहुत करीब होता है, माँ, बाप, साथी, दोस्त या कोई ऐसा जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं, पर वो धीरे धीरे हमारे फैसले, हमारे ख्वाब और हमारी आज़ादी छीन लेता है प्यार के नाम पर। आज की ये ऑडियो बुक तुम्हें वही चीज दिखाएगी जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। एक ऐसा सीक्रेट जो तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। एक बार ये समझ गए तो कोई भी तुम्हारे डर या गिल्ट से तुम्हें फिर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हें इतना मैनिपुलेट किया कि तुम अपनी गलती मान बैठे जबकि गलती तुम्हारी थी ही नहीं? क्या तुमने कभी सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए खुद को तोड़ा है? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं तब भी सुनो, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि लोग बिना चिल्लाए, बिना हिंसा किए कैसे तुम्हें अपनी मर्जी से चलाते हैं। इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें वो छिपे हुए पैटर्न दिखाऊंगा जो किसी के भी दिमाग में चल रहे हो सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा वो बटन्स जिन्हें दबाकर लोग तुम्हारे अंदर गिल्ट, डर और मजबूरी पैदा करते हैं। और सबसे जरूरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उन बटन को हमेशा के लिए कैसे बंद करना है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये सफर पूरे दिल से सुनना होगा, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद तुम्हें हिला दे, पर वही तुम्हें आजाद भी करेगी। तो बताओ, क्या तुम अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हो? क्योंकि एक बार तुमने सच देख लिया तो फिर लौटकर पुरानी दुनिया में जाना मुश्किल होगा। दोस्तों, हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट बुक्स समरी जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे मन के अंदर झांक सकता है, तुम्हारे डर जानता है, तुम्हारी कमजोरियां पहचानता है और उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है? वो कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, या फिर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। सुनने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यहीं से एक खेल शुरू होता है, इमोशनल ब्लैकमेल का खेल। सूजन फॉरवर्ड इस किताब में कहती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल वो हथियार है जिससे कोई व्यक्ति हमारे अपने ही इमोशंस का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल करता है। यानी हमें बांधा नहीं जाता रस्सियों से, बल्कि डर, गिल्ट और जिम्मेदारी से। और यही बनता है इसका सबसे खतरनाक रूप, क्योंकि ये सब कुछ प्यार के नाम पर होता है। कभी माँ कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दी और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। कभी पार्टनर कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये काम कर दो। और कभी दोस्त कह देता है, तुम बदल गए हो, और उस पल हम टूट जाते हैं। हमारे अंदर गिल्ट, डर और शर्म की लहर दौड़ जाती है। हम सोचते हैं, शायद मैं गलत हूं, और इसी सोच के साथ हम अपनी इच्छा, अपनी आजादी, अपनी आवाज छोड़ देते हैं। यहीं से शुरू होता है इमोशनल ब्लैकमेल का जाल। अब सवाल ये है, कोई हमें इस तरह मैनिपुलेट कैसे कर लेता है? हम इतने समझदार, इतने भावनात्मक लोग होकर भी क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब है एफॉग, फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट यानी डर, फर्ज और पश्चाताप। ये 3 चीजें मिलकर हमारे सोचने की शक्ति छीन लेती हैं। जैसे डर, अगर मैंने मना किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। फर्ज, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उसका कहना मान लेना चाहिए। गिल्ट, शायद सच में गलती मेरी ही है। इन तीनों के बीच इंसान धीरे धीरे अपनी हदें खो देता है। वो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को छोटा करता जाता है। यही इमोशनल ब्लैकमेल की असली ताकत है। वो हमें तोड़ता नहीं, हमें झुकाता है, धीरे धीरे, प्यार के नाम पर, हक के नाम पर, या अपनापन दिखाकर। सोचो, एक लड़की थी, सिया, बहुत भावुक, बहुत केयरिंग। उसका पार्टनर जब भी गलत बात करता, सिया बोलना चाहती पर डरती थी, क्योंकि वो कहता, अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की तो मैं चला जाऊंगा। हर बार सिया चुप हो जाती, हर बार वो गिल्ट में घिर जाती, हर बार वो अपनी आवाज खो देती। उसे लगता था वो उसे खो देगी, पर असल में वो खुद को खो रही थी। ये कहानी सिया की नहीं, ये कहानी बहुत से लोगों की है, क्योंकि हर घर, हर ऑफिस, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक सिया है और एक ब्लैकमेलर। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं,
जब कोई तुम्हें बार बार ऐसे गिल्ट, डर या प्यार के नाम पर मैनिपुलेट करता है तो वो तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल कर रहा होता है, और इस कंट्रोल का पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। पहले डिमांड, फिर रेजिस्टेंस, फिर प्रेशर, फिर थ्रेट और आखिर में कंप्लायंस, यानी तुम मान जाते हो। ये एक पूरा साइकिल है, हर बार वही होता है, बस सिचुएशन बदलती है। कभी प्यार का एक्सक्यूज, कभी सैक्रिफाइस का, कभी डर का, और धीरे धीरे ये साइकिल तुम्हारी पहचान मिटा देता है। तुम वो करने लगते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, और वो सोचने लगते हो जो कोई और चाहता है कि तुम सोचो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट करता है, डरावनी बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, क्योंकि ये सब बहुत प्यार से, बहुत चुपचाप होता है। इमोशनल ब्लैकमेल कोई चीखता नहीं, वो मुस्कुराकर कहता है मैं तो तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। वो गिल्ट देकर कहता है तुम मुझे दुखी क्यों करते हो, और हम सोचते हैं वो सही ही तो कह रहा है, पर असलियत ये है कि वो हमारी सीमाओं को मिटा रहा है। धीरे धीरे वो हमें अपने हिसाब से ढालता है और हमें लगता है शायद यही प्यार है, पर असली प्यार वो नहीं जो तुम्हारी आजादी छीन ले। असली प्यार वो है जो तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व करना सिखाए। इमोशनल ब्लैकमेल की ये किताब हमें ये समझने का मौका देती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी के हर ऐसे पैटर्न को पहचानें जहां हम ना नहीं कह पाते, जहां हम दूसरों के डर से जीते हैं, और जहां हमारी खुशी किसी और के अप्रूवल पर निर्भर हो गई है। और सबसे जरूरी बात, ये किताब सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, ये हमें खुद को समझने के लिए है, क्योंकि कई बार हम खुद भी जाने अनजाने में किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी या अपने प्यार के नाम पर इस बार हम इसे पहचानेंगे, हम इसे रोकेंगे और हम अपनी ताकत वापस लेंगे, क्योंकि जो सच हम आज से सुनने जा रहे हैं वो न सिर्फ हमें बदल देगा बल्कि हमें खुद से ईमानदार बना देगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि तुम्हें कौन मैनिपुलेट कर रहा है, या शायद वो कौन तुम खुद हो? चैप्टर 2, द ब्लैकमेल प्रोसेस। हर ब्लैकमेल एक जैसी शुरुआत से नहीं होता, लेकिन उसका अंत हमेशा एक जैसा होता है, तुम्हारी चुप्पी। कभी किसी रिश्ते में तुमने ये महसूस किया है जब तुम ना कहना चाहते हो पर किसी की बात टालने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और फिर धीरे धीरे वही ना तुम्हारे अंदर का बोझ बन जाता है। यही है इमोशनल ब्लैकमेल का प्रोसेस, जहां तुम्हारी सीमाएं धीरे धीरे मिटाई जाती हैं। सूजन फॉरवर्ड इस पूरे प्रोसेस को 5 चरणों में बांटती हैं, और अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम किसी के भी जाल में फंसने से पहले पहचान लोगे कि खेल शुरू हो चुका है। पहला चरण, डिमांड। यहीं से सब शुरू होता है। ब्लैकमेलर अपनी बात बहुत साधारण तरीके से रखता है, कभी प्यार से, कभी अधिकार से। मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समय चाहिए, मेरे लिए ये काम कर दो, बस आखिरी बार। शुरुआत में ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन असल में ये एक टेस्ट होता है। क्या तुम उसकी बात मानते हो या नहीं? अगर तुम मान जाते हो तो वो समझ जाता है कि तुम्हारे बटन कहाँ हैं, और अगर नहीं मानते तो खेल अगले स्तर पर चला जाता है। दूसरा चरण, रेजिस्टेंस। तुम ना कहते हो, एक हल्का सा विरोध करते हो, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, मुझे आज कुछ और काम है। लेकिन ब्लैकमेलर को ये पसंद नहीं आता। उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अब वो तुम्हारे मन को तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये वो पल है जब इमोशनल प्रेशर शुरू होता है। तीसरा चरण, प्रेशर। अब खेल में आते हैं शब्दों के हथियार, वो बातें जो सीधे दिल पर वार करती हैं। तुम बदल गए हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं रही, मुझे लगा तुम मेरे अपने हो। ऐसी बातें जो तुम्हारे दिल में गिल्ट पैदा करें, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करें। रियल लाइफ में ऐसा अक्सर माँ बाप, पार्टनर या दोस्त करते हैं। जैसे माँ कहती हैं, मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी दी और तू इतना भी नहीं कर सकता। या पार्टनर कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो बस ये बात मान लो। ऐसे वाक्य तुम्हें दोषी महसूस कराते हैं। तुम्हारे अंदर का विरोध धीरे धीरे पिघलने लगता है। चौथा चरण, थ्रेट। जब दबाव काम नहीं करता तो आता है डर का कार्ड, कभी खुलकर, कभी छिपकर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तुम देखना, फिर मैं बात नहीं करूंगा। कुछ मामलों में ये धमकियां बहुत सटल होती हैं, जैसे ठीक है अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, या मुझे अब कुछ समझ नहीं आता, तुम जैसा चाहो वैसा करो। ये सुनने में छोटे लगते हैं, पर सामने वाले को गिल्ट के दलदल में धकेल देते हैं। सूजन फॉरवर्ड लिखती हैं, धमकी हमेशा सीधी नहीं होती, कई बार ये बस एक खामोशी होती है,
जिसे हम डर में बदल देते हैं। 5वां चरण, कंप्लायंस। अब तुम थक चुके होते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने मना किया तो सब बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम झुक जाते हो। ठीक है, तुम जैसा कहो, चलो रहने दो, मैं कर दूंगा। और इसी पल ब्लैकमेलर जीत जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है तुम्हारे मन का कौन सा बटन दबाने से तुम हाँ कह दोगे। फिर ये सिलसिला दोहराया जाता है, बार बार, हर बार अलग वजह, पर वही पैटर्न। और धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी हदें और तुम्हारी आजादी सब किसी और के हाथों में चली जाती है। यह प्रक्रिया सिर्फ प्यार या रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये ऑफिस, दोस्ती, यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्तों में भी होती है। कभी बॉस गिल्ट दिलाता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कभी दोस्त कहता है, तू ही तो मेरा सच्चा यार है, मना कैसे कर सकता है। हर जगह ये पैटर्न एक जैसा है, पहले मांग, फिर दबाव, फिर डर और फिर तुम्हारा समर्पण। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, हर बार जब तुम दबाव में आकर हाँ कहते हो, तब तुम सामने वाले को यह सिखा देते हो कि तुम्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें इमोशनल गिल्ट में लपेटे, तो अपने मन से एक सवाल पूछना, क्या मैं ये काम डर से कर रहा हूं या अपनी इच्छा से? अगर जवाब डर है तो वो प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। अब वक्त है खुद को ऑब्जर्व करने का। देखो कौन बार बार तुम्हारी हदों को पार करता है, कौन तुम्हें गिल्ट में धकेलता है, और सबसे जरूरी, कौन तुम्हारे ना को सुनने की हिम्मत नहीं रखता। याद रखो, सच्चे रिश्ते तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है वो तुम्हें कभी सच में प्यार नहीं कर सकता। ये था इमोशनल ब्लैकमेल का प्रोसेस, मांग से लेकर मजबूरी तक का सफर। चैप्टर 3, द 4 फेसेस ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि जो लोग हमें पकड़ते हैं वे या तो गुस्से वाले होते हैं या बहुत नाजुक, पर सच कहीं ज्यादा पेचीदा है। सूजन फॉरवर्ड बताती हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल के 4 मुख्य चेहरे होते हैं, और हर चेहरा अलग तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाता है। जब तुम इन चारों को जान लोगे तो कई रिश्तों की असलियत सामने आ जाएगी। पहला चेहरा, पनिशर्स, सजा देने वाले। ये वो लोग हैं जो साफ साफ बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और जो न देने पर नतीजा बताएंगे। कभी ये जोर जबरदस्ती से गुस्सा दिखाते हैं, कभी चुप्पी या टकराव की ठंडी धमकी, खतरा बड़ा होने पर छोड़ देना, समर्थन वापस लेना या संसाधन रोक देना जैसे कदम भी कर सकते हैं। और कुछ मामलों में खुली धमकी तक। जितना नजदीकी रिश्ता उतना अधिक नुकसान का डर। सच, पनिशर्स के साथ तुम्हें लड़ना नहीं होता, बस उनके बताए डर को निभाना पड़ता है। और एक बार जब तुमने न माना तो वे समझ जाते हैं कहां दबाव देना है। दूसरा चेहरा, सेल्फ पनिशर्स, खुद को सजा देने वाले। ये लोग धमकी बाहर की तरफ नहीं करते, धमकी अपने ऊपर करते हैं, ड्रामे आदि इत्यादि। और अक्सर ये संकेत देते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे खुद को भुगतेंगे, एक्सट्रीम पर आत्महत्या की धमकी तक। इन्हें अक्सर ज्यादा जरूरतमंद और निर्भर पाया जाता है, उनका दुख ही प्रेशर बन जाता है। सच, जब कोई खुद को सजा देने की बात करे, वह तुम्हारे जज्बातों को हथियार बना रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी का फर्ज उसे शक्ति देता है। तीसरा चेहरा, सफरर्स, दुख दिखाने वाले। ये मास्टर ब्लेमर्स हैं। वे खुद को दुखी दिखाकर, बीमार दिखाकर या बुरा भाग दिखाकर यह बना देते हैं कि केवल तुम ही उन्हें ठीक कर सकते हो, भले ही उन्होंने कभी सीधे बताया ही न हो कि उन्हें क्या चाहिए। वे अक्सर तुम्हें यह समझाते हैं कि अगर तुमने उनकी पीड़ा नहीं समझी तो इसका मतलब है कि तुम परवाह नहीं करते। इस तरह वे तुम्हें अपने हिसाब से काम करने पर मजबूर कर देते हैं। सफरर्स का दर्द अक्सर इतना कन्विंसिंग होता है कि तुम्हारे अंदर तुरंत सॉल्व करने की चाह जाग उठती है, और यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। चौथा चेहरा, टेंटलाइजर्स, उम्मीद दिखाकर फंसाने वाले। ये सबसे सूक्ष्म और खतरनाक हैं। वे तुम्हें एक बेहद आकर्षक वादा दिखाते हैं, प्यार, करियर, बड़ा इनाम, और कहते हैं बस इतना करो, पर उस वादे के पीछे अनगिनत शर्तें और रस्सियां जुड़ी होती हैं। वे तुम्हें टेस्ट में रखते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो यह मिलेगा की आशा देकर नियंत्रण करते हैं। टेंटलाइजर्स का सच यह है कि वे तुम्हें बेहतर भविष्य की काल्पनिक टिकट दिखाकर आज तुम्हारी आजादी बेचने पर राजी कर लेते हैं, और अक्सर लक्षित इंसान को लगता ही नहीं कि उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि वह इनाम की कल्पना में खोया रहता है। और एक और बात, ये 4 चेहरे अलग अलग नहीं रहते। अक्सर एक ही इंसान इन तरीकों का मिश्रण करता है। कभी वह पनिश करता है, कभी सफरर बनकर गिल्ट बेचता है,
तो कभी प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाकर तुम्हें फंसाता है। हर स्टाइल का अपना शब्दकोश होता है और हर शब्दकोश तुम्हारे वीकेस्ट पॉइंट्स पर निशाना साधता है। कितना भयानक सच है कि ब्लैकमेलर अक्सर खुद असुरक्षित होते हैं। उनकी ताकत उन्हें अपने पुराने डर और झूठी सुरक्षा से आती है। वे तुम्हारे भय, तुम्हारे फर्ज और तुम्हारे गिल्ट FOGs को देखकर अपने लिए सुरक्षित जमीन बनाते हैं। और यहाँ सबसे डरावनी बात, ब्लैकमेल तब चलता है जब लक्ष्य यानी तुम लगातार जवाब देकर उसे रीइंफोर्स करता है। मतलब हर बार जब तुम झुकते हो तुम उसे सिखा रहे होते हो कि वही तरीका काम करता है और वह तरीका और तेज हो जाता है। इस वजह से ब्लैकमेल एक अकेले अपराधी का खेल नहीं है, यह एक ट्रांजैक्शन है। तुम भी अनजाने में उसे अनुमति देते हो और यही वो राज है जिसे पहचानना हर चीज बदल सकता है। अब सवाल तुम्हारे लिए, कौन सा चेहरा तुम्हारे जीवन में बार बार आता है? पनिशर, सेल्फ पनिशर, सफरर या टेंटरलाइजर? और क्या तुमने उसे बार बार वही रिस्पॉन्स दिया जो उसे और ताकत देता है? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगला कदम ये नहीं कि उसे बदलो, बल्कि यह है कि तुम अपनी प्रतिक्रिया बदलो। अगला अध्याय तुम्हें बताएगा कि कैसे तुम बिना हिंसा के, बिना बहस के 3 सरल टूल्स के साथ इस साइकिल को तोड़ सकते हो। ये थे 4 चेहरे। अब जब भी कोई प्रेशर बने, इन्हें पहचानो। पहचानते ही फायदेमंद स्थिति बदलने लगती है। चैप्टर 4 FOG। कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें गिल्ट दिलाता है तो अंदर कुछ अजीब सा होता है। दिल भारी हो जाता है, मन असहज, और हम सोचते हैं शायद गलती मेरी ही है। यही वो पल होता है जहां इमोशनल ब्लैकमेल की जड़ें पनपती हैं। सूजन फॉरवर्ड ने इस पूरे फिनोमेनॉन को एक शब्द में समझाया है, FOG, यानी फियर, डर, ऑब्लिगेशन, फर्ज, और गिल्ट, अपराध बोध। यही वो धुंध है जो हमारी सोच को ढक देती है, जिसके पीछे छिपकर कोई हमें मैनिपुलेट करता है। Want, F, फियर, डर। हम सबके अंदर कुछ डर छिपे होते हैं। किसी को अकेले रह जाने का डर, किसी को अपने प्रिय को खोने का डर, किसी को अस्वीकार किए जाने का डर। जब कोई इंसान इन डर को पहचान लेता है, वो तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य नियंत्रण पा लेता है। सोचो, जब कोई कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा, या अगर तुमने मुझे नहीं माना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे अंदर तुरंत एक बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि तुम्हें खोने का डर लगने लगता है। और उस डर से बचने के लिए तुम वही करते हो जो वो चाहता है। डर तुम्हें ना कहने से रोकता है, डर तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है, और धीरे धीरे तुम अपने जीवन के फैसले किसी और के डर के हिसाब से लेने लगते हो। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, ब्लैकमेलर जानता है कि अगर वो तुम्हारे डर को छू लेगा तो उसे कभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2O, ऑब्लिगेशन, फर्ज। दूसरा हथियार है फर्ज का एहसास। हम सब रिश्तों में कुछ जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर जब कोई इंसान इन जिम्मेदारियों का गलत फायदा उठाता है, तब वही फर्ज एक बेड़ी बन जाता है। जैसे कोई माँ कहे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब तू इतना भी नहीं कर सकता। या बॉस कहे, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, अब तू मुझे निराश कर रहा है। सुनने में ये बातें छोटी लगती हैं, पर इनके पीछे छिपा होता है एक भावनात्मक बोझ। हमें लगता है वो सही कह रहा है, मुझे उसका कहना मानना चाहिए, और यही सोच हमें दबाव में लाती है। इमोशनल ब्लैकमेल का ये हिस्सा सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम प्यार, सम्मान या फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन असल में हम किसी की मर्जी पूरी कर रहे होते हैं। सूजन फॉरवर्ड लिखती हैं, जब तुम्हारा फर्ज तुम्हारे खुद के प्रति अन्याय बनने लगे तो समझो कि वो अब जिम्मेदारी नहीं, एक जाल बन गया है। 3G, गिल्ट, अपराध बोध। और अब आता है तीसरा हथियार, गिल्ट, जो सबसे गहरा और सबसे चुपचाप काम करता है। कभी किसी ने तुमसे कहा है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, या मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मुझे यूं छोड़ दोगे। उस वक्त तुम्हारे अंदर एक अजीब सा अपराध बोध भर जाता है। तुम खुद को गलत मानने लगते हो, भले ही गलती तुम्हारी ना हो। यही गिल्ट तुम्हें ब्लैकमेलर का आसान निशाना बना देता है। तुम उसे खुश रखने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद मैं बहुत कठोर हूं, शायद मुझ में ही कमी है। पर सच्चाई ये है, किसी भी रिश्ते में अगर गिल्ट तुम्हारे फैसलों को चला रहा है, तो वहां प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। फियर तुम्हें डराता है, ऑब्लिगेशन तुम्हें बांधता है, गिल्ट तुम्हें झुकाता है। और जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान अपनी खुद की इच्छा से जीना भूल जाता है।
वो दूसरों को खुश रखने में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। सूजन फॉरवर्ड बताती हैं, ब्लैकमेलर के लिए FOG एक धुंध है और तुम्हारे लिए एक जाल। जब तक तुम इस धुंध को पहचान नहीं लेते तब तक तुम साफ सोच ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है धुंध को देखना। अगली बार जब कोई तुम्हें गिल्ट दिलाने की कोशिश करे तो अपने आप से पूछो, क्या मैं डर से ये काम कर रहा हूं या दिल से? क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए, या इसलिए क्योंकि वो मुझसे उम्मीद कर रहा है? इन सवालों के जवाब ही तुम्हें FOG से बाहर निकालेंगे। और जब तुम इस धुंध से बाहर आना शुरू करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सोच साफ हो रही है, तुम्हारे फैसले फिर से तुम्हारे बन रहे हैं। क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल तभी काम करता है जब हम अपने अंदर के डर, फर्ज और गिल्ट से अनजान रहते हैं। पर जब हम जाग जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं रहती हमें कंट्रोल करने की। अब अगला कदम होगा ये समझना कि ब्लैकमेलर इन भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करता है, किन किन तकनीकों से वो हमें मैनिपुलेट करता है। यानी चैप्टर 4 टूल्स ऑफ द ट्रेड, ब्लैकमेलर के हथियार। चैप्टर 5 व्हाई वी गेट ट्रैप्ड। ये हिस्सा सबसे गहराई वाला है क्योंकि अब तक हमने देखा ब्लैकमेल कैसे होता है, लेकिन अब हम समझेंगे हम उसमें फंसते क्यों हैं। यानी वो असली कारण, हमारे अंदर के इमोशनल बटन जिन्हें कोई भी छू ले तो हम अपने आप झुक जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी ने तुमसे कहा तुम मुझे समझते ही नहीं, या तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, और तुम अंदर तक हिल गए। बस कुछ सेकंड के लिए तुम्हें लगा कि शायद गलती सच में तुम्हारी है। यहीं पर एक बटन दब गया। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे इमोशनल बटन होते हैं जिन्हें कोई छू ले तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है। और जो इन बटन को पहचान लेता है वो हमें बिना शोर किए, बिना ताकत लगाए अपनी मर्जी से चला सकता है। 1. बचपन से बने बटन। हम सब बचपन से कुछ बातें लेकर बड़े होते हैं। अच्छे बच्चे कभी मना नहीं करते, बड़ों की बात काटना गलत है, दूसरों को खुश रखना ही अच्छा व्यवहार है। ये बातें छोटी लगती हैं पर ये हमारे अंदर गहरे उतर जाती हैं। हम बड़े होकर भी वही करते रहते हैं, कभी डर से कभी आदत से। जब कोई हमें गिल्ट दिलाता है तो ये बचपन के वही शब्द हमारे कानों में गूंजने लगते हैं। अगर तुमने मना किया तो लोग नाराज हो जाएंगे और हम फिर से वही करते हैं जो दूसरों को चाहिए। यही पहला बटन है, स्वीकार किए जाने की चाह। हम किसी को खोना नहीं चाहते, हम प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, और यही चाह हमें मैनिपुलेट होने के लिए तैयार कर देती है। तो दोषी महसूस करने का बटन, गिल्ट बटन। कई बार लोग हमें ये यकीन दिला देते हैं कि अगर वो दुखी हैं तो वजह हम हैं। देखो, तुम्हारे कारण मैं कितना परेशान हूं। ये एक लाइन सुनते ही हम अंदर से टूट जाते हैं। हम सोचने लगते हैं शायद मैंने सच में कुछ गलत किया, और इसी पल हमारा गिल्ट बटन दब जाता है। अब सामने वाला जो भी बोले हम उसे मनाने, खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। यहां से कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में चला जाता है। 3. अप्रूवल का बटन। लोग क्या सोचेंगे? कभी कभी हम खुद को नहीं, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने विरोध किया तो लोग हमें सेल्फिश कहेंगे, अभिमानी कहेंगे। तो हम अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं, अपना सच नहीं बोलते, बस सब ठीक है कहते रहते हैं। और कोई ब्लैकमेलर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। वो तुम्हारे डर का फायदा उठाता है। तुम खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो ना, तो बस मेरी बात मान लो। हम तुरंत मान जाते हैं क्योंकि हमारे लिए दूसरों की राय हमारी सच्चाई से ज्यादा भारी पड़ जाती है। 4. छोड़ दिए जाने का बटन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अब आता है वो बटन जो सबसे गहराई में छिपा है, अकेले रह जाने का डर। जब कोई कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा, या अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, और उसी डर में हम वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। यही वो बटन है जो ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार बनता है। सूजन फॉरवर्ड लिखती हैं, जितना गहरा तुम्हारा अकेलेपन का डर होगा उतना आसान होगा किसी के लिए तुम्हें नियंत्रित करना। 5. अच्छाई साबित करने का बटन, नीड टू प्रूव गुडनेस। हम में से बहुत से लोग अच्छे दिखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों के लिए त्याग करेंगे तो लोग हमें अच्छा कहेंगे, तो हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर होता है कि कोई हमें बुरा ना समझ ले। पर सच्चाई ये है, अच्छा होना और दूसरों के हिसाब से जीना दो अलग बातें हैं। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है
वो अंत में खुद सबसे ज्यादा टूट जाता है। और यही हैं वो 5 बटन जो हमें बार बार इमोशनल ब्लैकमेल में फंसा देते हैं। प्यार की चाह, गिल्ट, अप्रूवल, डर और अच्छाई का भ्रम। अब सोचो, जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करता है, वो कुछ नया नहीं करता, वो बस तुम्हारे इन बटनों को दबाता है। सच्चाई ये है, हम सिर्फ दूसरों के कारण नहीं फंसते, हम इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम अपने अंदर की भावनाओं को समझते नहीं। हम डरते हैं ना कहने से क्योंकि हमें लगता है इससे प्यार चला जाएगा। हम गिल्ट में जीते हैं क्योंकि हमें लगता है दूसरों की खुशी हमारी जिम्मेदारी है। और हम झुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है यही रिश्ते निभाने का तरीका है। पर अब वक्त है यह समझने का कि ना कहना बुरा नहीं होता, अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं होता, और सबसे जरूरी, किसी की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल तभी काम करता है जब तुम खुद अपने अंदर के बटन दबाने देते हो। अब जब तुम इन बटनों को पहचान लोगे तो कोई तुम्हें डर, गिल्ट या प्यार के नाम पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ब्लैकमेलर इन बटनों को कैसे इस्तेमाल करता है, कौन सी बातें, साइलेंस या जेस्चर्स से वो हमें गिल्ट में डालता है, और हम उन्हें पहचान कर रोक कैसे सकते हैं। चैप्टर 6, रिकॉग्नाइजिंग द टैक्टिक्स, ब्लैकमेलर के हथियार। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे प्रैक्टिकल है। कैसे पहचानें कि सामने वाला कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, कौन से शब्द, कौन सा साइलेंस, कौन सी हरकतें तुम्हें कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई हैं। जब तुम इन टैक्टिक्स को सुनते ही पहचान लोगे तो तुम्हें अपने आप बहाने, डर या गिल्ट में फंसना मुश्किल लगेगा। आगे वो प्रमुख टैक्टिक्स हैं जो ब्लैकमेलर अक्सर यूज करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, जब कोई खामोश हो जाता है, बातचीत बंद कर देता है या जानबूझकर बातों का बहिष्कार करता है। यह एक बहुत पुराना और प्रभावी तरीका है। यह टैक्टिक डर और असमंजस पैदा करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ करके उसकी नाराजगी दूर करनी होगी। रियल लाइफ में अक्सर रिश्तों में दिखता है, कोई कुछ दिनों तक फोन नहीं उठाता, घर में बात नहीं करता या हाथ हिलाकर दूर हो जाता है। यह छोटा साइलेंस तुम्हें तुरंत एक्शन के लिए मजबूर कर सकता है ताकि वो वापस बात करने लगे। पर यह एक प्रेशर टैक्टिक है और इसे पहचानना जरूरी है। तो गिल्ट ट्रिप्स, ये सीधे शब्दों से आता है, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। यह टेक्निक तुम्हें दोषी बनाकर तुम्हारे व्यवहार बदलवाती है। ऑफिस में भी यह दिखता है। सहकर्मी कहे, मैंने तेरे लिए इतनी मदद की, अब तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, और तुम बिना सोचे मदद कर देता हो। जब गिल्ट लाइन सुनो, अपने आप से पूछो, क्या यह बात सच है या सिर्फ तुम्हारे जिम्मे की भावना को भड़का रहा है। 3 थ्रेट्स एंड कंडीशनल प्रॉमिसेस, कई बार धमकी सीधे नहीं होती, वह शर्तों के पीछे छिपी होती है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, या अगर तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा जो मैं देने वाला था। दूसरी ओर टेंटलाइजर स्टाइल प्रॉमिसेस भी हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा अवसर दूंगा। दोनों ही तरीके तुम्हें आज के लिए लालच या डर देकर नियंत्रित करते हैं। याद रखो, किसी भी बड़ा डिसीजन जो डर या लालच से आता है वह आपके अंदर का फैसला नहीं होता। 4 मिनिमाइजिंग एंड ब्लेमिंग, यह टैक्टिक सीधी कटौती करता है। तुम्हारी भावनाओं को छोटा किया जाता है। तुम अति भावुक हो, तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो। यह तुम्हारे परसेप्शन को बदलता है और तुम खुद पर शक करने लगते हो। काम की जगह पर भी यह चलता है। कोई कहे, तुम कभी टीम को समझते ही नहीं, तो तुम खुद बचाव में उलझ जाओगे। जिन शब्दों से तुम्हें छोटा किया जाता है उन्हें ध्यान से सुनो, अक्सर वे तुम्हारे खुद के निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए होते हैं। 5 प्लेइंग द विक्टिम, ये टैक्टिक सफरर्स के स्टाइल से मिलती जुलती है। सामने वाला खुद को इतना दुखी दिखाता है कि तुम्हें उसकी मदद करने का दबाव महसूस हो। उदाहरण, कोई बार बार अपनी मुश्किलें गिनाकर तुमसे उम्मीद रखता है कि तुम उनको ठीक कर दो, भले ही वो खुद भी समाधान ढूंढ सकता हो। जब कोई बार बार अपनी कमी बताकर सहानुभूति मांगता है तो ध्यान रखो, क्या वह सच में मदद चाहता है या सिर्फ तुम्हें काम पर लगाने की कोशिश कर रहा है। 6 गैस लाइटिंग, एक बहुत खतरनाक टैक्टिक। गैस लाइटिंग में सामने वाला तुम्हारे अनुभवों को डिनाई कर देता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम भूल रहे हो। यह तुम्हारी मेमोरी और रियलिटी पर डाउट डालता है। अगर कोई बार बार तुम्हें बताए कि तुम्हारी परसेप्शन गलत है तो समझो कि तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है।
रियल लाइफ में ये सटल होता है, बातों का रिवीजन, बात का चोट टाइप, और बार बार तुम्हें बताना कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। 7. कंडीशनल लव और अप्रूवल। अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। यह सीधे प्रेम को शर्त पर बांध देता है। लोग अक्सर अपने प्यार या समर्थन की शर्त रख देते हैं और यह सबसे गहरा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि प्यार की उम्मीद में लोग बहुत कुछ सह लेते हैं। पहचानना आसान है, अगर किसी का अफेक्शन तुम्हारी कंप्लायंस पर निर्भर है, वो एक टैक्टिक है, रिश्ता नहीं। 8. रैपिड फायर इमोशनल ओवरलोड। कभी कभी ब्लैकमेलर लगातार छोटी छोटी बातों से तुम्हें इतना थका देता है कि तुम लॉजिकल सोचने की शक्ति खो देते हो। हर छोटी बात में आरोप, बिहेवियर में बदलाव, मेल नोटिस, ये सब छोटे छोटे अटैक्स मिलकर तुम्हें डिसीजन लेने से रोकते हैं। जब लोग लगातार इमोशनल नॉइज पैदा करते हैं, उनका मकसद तुम्हें कंफ्यूज करना और थका देना होता है, फिर वो आसान जीत पाते हैं। तुरंत पहचानने के संकेत। क्या तुम्हें अचानक अपराध बोध महसूस हुआ? क्या वही बात बार बार कही जा रही है ताकि तुम थक जाओ? क्या तुम्हारी शंका या याद को बार बार नकारा जा रहा है? क्या प्यार या सहायता की शर्त रखी जा रही है? अगर हाँ में जवाब ज्यादा है, वही टैक्टिक काम कर रहा है। जब तुम इन टूल्स को सुनते ही पहचान जाओगे, तब तुम्हें 2 काम करने होंगे, रुकना और सोचना। रुकना, इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन में ना आना। सोचना, क्या यह टैक्टिक है या सिंसियर प्ली? ये 2 कदम ही ब्लैकमेल को लगातार सफल होने से रोकते हैं। यह चैप्टर तुम्हें प्रैक्टिकल आंखें देता है, जहां सुनते ही तुम पहचान पाओगे कि कौन किस हथियार से आ रहा है। अगला हिस्सा तुम्हें बताएगा कि इन टैक्टिक्स के सामने कैसे बाउंड्रीज सेट करें और कैसे अपना निर्णय वापस पाएं। चैप्टर 7, हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। नो कहना और अपनी सीमाएं बनाना। कभी सोचा है कितनी बार तुम हाँ कहते कहते थक गए हो? कितनी बार किसी को खुश रखने के लिए खुद को दुखी किया है और कितनी बार किसी की नाराजगी के डर से अपनी सच्चाई छुपाई है? अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी हाँ सच में तुम्हारी थी या बस किसी का दबाव? अगर तुम्हारे अंदर ये सवाल हिलोरे मार रहा है तो सुनो, क्योंकि ये अध्याय वही है जो तुम्हारे अंदर के कैदी को आजाद करेगा। पैटर्न तोड़ने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम रुकना सीखते हो। इमोशनल ब्लैकमेल का चक्र हमेशा तेज चलता है। मांग, दबाव, डर, गिल्ट और फिर तुम्हारा समर्पण। ये इतना बार बार होता है कि एक वक्त आता है जब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं रहे। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, ब्लैकमेल का जादू तभी टूटता है जब तुम अपनी ना को उतनी ही इज्जत देना शुरू कर दो जितनी तुम किसी की हाँ को देते हो। पहला कदम, अवेयरनेस। हर बार जब कोई तुम्हें गिल्ट दिलाए, डर दिखाए या फर्ज की दीवार में बांधने की कोशिश करे, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं या इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूं? अगर जवाब डर है तो वहीं रुक जाओ, मत बहो उस फ्लो में। यहीं से चक्र टूटना शुरू होता है। दूसरा कदम, पॉज लो, प्रतिक्रिया मत दो। ब्लैकमेल का सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हारी जल्दीबाजी। वो चाहता है कि तुम तुरंत जवाब दो, तुरंत झुको, तुरंत माफी मांगो। अगली बार जब कोई बोले, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं, या तुम हमेशा ऐसा करती हो, तो बस एक काम करना, चुप रहो। हाँ, बस रुक जाओ, थोड़ा समय दो, थोड़ा सोचो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तब उनके शब्दों की ताकत आधी रह जाएगी। तीसरा कदम, बाउंड्रीज तय करो। अब वक्त है अपने रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं तय करने का। सीमा का मतलब है, ये मेरा फैसला है और इसे मैं ही तय करूंगा। रियल लाइफ में यह छोटा सा वाक्य बहुत काम करता है। मैं समझता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सोच छोड़ दूं, या फिर मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर यह मेरा निर्णय है। देखो फर्क, तुम झगड़ा नहीं कर रहे, तुम बस अपने अधिकार की घोषणा कर रहे हो। बाउंड्रीज सेट करना ईगो नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। चौथा कदम, गिल्ट को चैलेंज करो। ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार गिल्ट है। तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे वाक्य सुनते ही तुम अंदर से टूट जाते हो। पर अब तुम्हें यह समझना होगा, हर इंसान अपनी भावनाओं का खुद जिम्मेदार है। तुम किसी के मूड या दुख के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अगर किसी को सच सुनकर दुख होता है तो वह उसका सच है, तुम्हारा अपराध नहीं। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, हर बार जब तुम गिल्ट को स्वीकार नहीं करते, तब तुम अपनी आजादी का एक हिस्सा वापस ले लेते हो। पांचवां कदम, आई कैन स्टैंड इट। अपनी ताकत दोहराओ।
ब्लैकमेल तभी काम करता है जब हमें लगता है कि हम तनाव, दूरी या अस्वीकृति सह नहीं पाएंगे, लेकिन असलियत ये है, तुम सब कुछ सह सकते हो। अपने आप से बोलो, मैं सह सकता हूं, मैं अपने फैसले का मालिक हूं। अगर कोई मुझे छोड़ भी दे तो भी मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब ये वाक्य बोलोगे, तुम्हारे अंदर का डर थोड़ा कम होगा और तुम्हारी आत्मा थोड़ी मजबूत। छठा कदम, छोटे कदमों से शुरू करो। किसी को ना बोलना तुरंत आसान नहीं होगा। शुरुआत छोटी चीजों से करो। किसी अनचाही मदद से मना करना, किसी मीटिंग में अपनी राय रखना, या बस इतना कहना, मुझे थोड़ा सोचने दो। हर छोटा कदम तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। और याद रखो, जब तुम सीमाएं तय करना शुरू करोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, क्योंकि अब तक वे तुम्हारे यहाँ पर जिए हैं, पर ये नाराजगी उनका सच है, तुम्हारी गलती नहीं। जो रिश्ता तुम्हारी ना नहीं झेल सकता, वो रिश्ता तुम्हारे हाँ के लायक भी नहीं है। कभी कभी आजादी लाउड नहीं होती, वो बस एक शांत सा नहीं होती है जो तुम्हें अपने अंदर वापस ले जाती है। तो अगली बार जब कोई गिल्ट, डर या प्यार का दबाव बनाए, रुको, सांस लो, सोचो और खुद से कहो, मैं किसी को दुख नहीं दे रहा, मैं बस खुद के लिए सच्चा रह रहा हूं। अब वक्त है इस चक्र से बाहर निकलने का, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ तभी चलता है जब तुम अपनी सीमाएं भूल जाते हो। लेकिन आज तुमने वो सीमाएं फिर से खींच दी हैं। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो डर में जीता था, तुम अब वो इंसान हो जो अपने फैसलों का मालिक है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे इन नई सीमाओं को बनाए रखना है, कैसे अपने अंदर की ताकत को लगातार मजबूत करना है और कैसे किसी भी मैनिपुलेशन को पहचान कर उसे वहीं रोक देना है। चैप्टर 8, पावर स्टेटमेंट्स। आई कैन स्टैंड इट। अपनी शक्ति को जगाना। कभी तुमने गौर किया है, हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले डर से होते हैं। डर किसी को खो देने का, डर अकेले रह जाने का, या डर किसी के नाराज होने का। और यही डर वो दरवाजा बन जाता है जिससे कोई हमें मैनिपुलेट करता है। लेकिन इस पूरी किताब में सबसे बड़ा मोड़ यही है, अब डर से नहीं, ताकत से जीना सीखो। और उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से वाक्य से, जिसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। आई कैन स्टैंड इट। मैं सह सकता हूं। ये वाक्य इतना ताकतवर क्यों है? सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, ब्लैकमेलर तभी जीतता है जब तुम्हें यकीन हो कि तुम दबाव सह नहीं पाओगे। इसीलिए जब तुम खुद से कहते हो, मैं सह सकता हूं, तो तुम खेल का नियम पलट देते हो, क्योंकि अब डर तुम्हें नहीं चलाता, तुम खुद अपने फैसले चलाते हो। सोचो, कभी किसी ने तुमसे कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चला जाऊंगा। पहले तुम डर जाते थे, पर अब तुम गहरी सांस लेकर खुद से बोलो, अगर वो चला भी गया तो भी मैं रहूंगा, मैं सह सकता हूं। देखना, उस वक्त तुम्हारे अंदर जो सन्नाटा होगा वही तुम्हारी नई ताकत है। मैं सह सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम दर्द में रहो। इसका मतलब है, अब दर्द तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। तुम ये मान रहे हो कि तुम डर, गिल्ट या तनाव के बीच भी टिक सकते हो, बिना झुके, बिना टूटे। ये वाक्य तुम्हारे दिमाग को रिप्रोग्राम करता है, क्योंकि जब तुम खुद से कहते हो, मैं सह सकता हूं, तो तुम्हारा माइंड डर से निकलकर समाधान की ओर जाने लगता है। कैसे इस्तेमाल करें पावर स्टेटमेंट्स? 1, जब कोई दबाव बनाए, अगर कोई गिल्ट या डर दिखाए तो तुरंत मन में बोलो, मैं सह सकता हूं। ये वाक्य तुम्हें भावनात्मक संतुलन में रखेगा। 2, जब डर महसूस हो, हर बार जब डर लगे कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, खुद से बोलो, मैं रह सकता हूं, मैं अपने साथ ठीक रहूंगा। 3, जब गिल्ट सताए, अगर मन कहे कि मैंने गलत किया, तो रुक कर कहो, शायद वो दुखी है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। 4, जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, मुस्कुराओ और मन में दोहराओ, मैं दबाव में नहीं आऊंगा, मैं सह सकता हूं। हमारे अंदर की ताकत कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा अंदर छिपी रहती है, बस हमें उसे याद करना होता है। हर बार जब तुम ये वाक्य बोलते हो, तुम अपने दिमाग को याद दिलाते हो कि तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो। सूजन फॉरवर्ड ने लिखा है, पावर स्टेटमेंट वो दीवार है जो तुम्हारे और ब्लैकमेलर के बीच खड़ी होती है। एक महिला थी जिसने कई साल तक गिल्ट के डर से अपने पार्टनर की हर बात मानी। वो हर बार कहती थी, अगर मैंने मना किया तो वो दुखी हो जाएगा। लेकिन जब उसने पहली बार खुद से कहा, मैं सह सकती हूँ, उसका गुस्सा नहीं आया, बस शांति आई। वो डर गई थी कि शायद वो रिश्ता टूट जाएगा, पर जब उसने देखा कि वो अब भी जिंदा है, अब भी सांस ले रही है और अब भी मुस्कुरा रही है, उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत उस रिश्ते में नहीं थी, वो उसके अंदर थी।
अब तुम खुद कोशिश करो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और धीरे से अपने आप से कहो, मैं सह सकता हूं, मैं अपने फैसले खुद लूंगा, मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब 5 सेकंड रुक जाओ। महसूस किया वो शांति? वो कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो तुम खुद हो। डेली प्रैक्टिस, अपनी शक्ति को रोज जगाओ। 1, हर सुबह 30 सेकंड दर्पण के सामने ये 3 वाक्य बोलो। मैं सह सकता हूं, मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूं, मैं किसी के गिल्ट से नहीं झुकूंगा। 2, जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, अपने अंदर ये वाक्य दोहराओ, मैं सह सकता हूं। 3, और दिन के अंत में खुद को शाबाशी दो, क्योंकि हर बार जब तुम अपने डर को झेलते हो, तुम थोड़ा और आजाद हो जाते हो। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो डर में हाँ कह देता था। अब तुम वो इंसान हो जो शांति में ना कह सकता है। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे विश्वास में छिपी है। और जब भी जीवन तुम्हें परखे, बस एक बार खुद से कह देना, आई कैन स्टैंड इट, क्योंकि यही वो पल होगा जहां तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आजादी और तुम्हारा असली मैं वापस लौट आएगा। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे इस नई शक्ति के साथ रिश्तों को दोबारा परिभाषित किया जाए, कैसे गिल्ट फ्री बाउंड्रीज बनाए रखी जाए और खुद को भावनात्मक आजादी की स्थिति में लाया जाए। चैप्टर 9, द फ्रीडम प्लान, आजादी का रास्ता। कभी तुमने गौर किया है, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ना कहना, एक बार चुप न रहना, एक बार अपने लिए बोलना, यही वो लम्हा होता है जब कोई इंसान किसी और का कैदी नहीं बल्कि खुद का मालिक बन जाता है। इस पूरे सफर में तुमने जाना कैसे ब्लैकमेल शुरू होता है, कैसे गिल्ट और डर हमें जकड़ लेते हैं और कैसे आई कैन स्टैंड इट जैसी सिंपल लाइन हमारे भीतर की ताकत को वापस जगा सकती है। अब सवाल है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इस नई आजादी को कायम रखना है। यही है द फ्रीडम प्लान। स्टेप 1, अपने भीतर की आवाज सुनो, वो अब तुम्हारी असली गाइड है। सालों तक तुमने दूसरों की आवाजें सुनी, ये करो, वो मत करो, ये ठीक नहीं है, पर अब वक्त है अपने अंदर की आवाज सुनने का। वो छोटी सी इनर वॉइस जो कहती है ये सही है, ये नहीं। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, जब तुम खुद की आवाज पर भरोसा करना शुरू कर देते हो तो कोई और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। रोज कुछ मिनट अकेले बैठो, अपने मन से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं, और जो जवाब अंदर से आए उसे मान लो, वो तुम्हारा कंपस है। स्टेप 2, ना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। याद रखो, हर ना एक दीवार नहीं होती, कभी कभी वो एक दरवाजा होती है जिससे तुम्हारी आजादी शुरू होती है। जब कोई तुम्हारे सीमाओं से टकराए तो शांत रहो और बस कहो, मैं समझता हूं लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ना गुस्सा, ना झगड़ा, बस एक स्पष्ट ना। पहले मुश्किल लगेगा, पर हर बार ये बोलते बोलते तुम्हारे अंदर एक नई मजबूती बनती जाएगी। स्टेप 3, नए रिश्ते, नई सीमाएं। अब जब तुम बदल रहे हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा नया रूप समझ नहीं आएगा, पर सच ये है, जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो पसंद आने के लिए जीता था, तुम अब वो इंसान हो जो सच्चे रहने के लिए जीता है। कभी कभी आजादी का मतलब अकेलापन भी होता है, पर यह अकेलापन डरावना नहीं, ये शुद्ध है, सच्चा है और आजादी की खुशबू से भरा है। स्टेप 4, खुद को माफ करो। हाँ, खुद को, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल से निकलना सिर्फ दूसरों से लड़ाई नहीं, ये अपने भीतर के गिल्ट से भी जंग है। कभी किसी को खुश करने के लिए झुके थे, कभी किसी की बात मानकर रोए थे, तो अब खुद को दोष मत दो। कह दो अपने आप से, मैंने वही किया जो उस वक्त सही लगा, अब मैं सीख गया हूं। माफी खुद को देने से बड़ी कोई आजादी नहीं होती। स्टेप 5, छोटे छोटे जीतों को पहचानो। हर बार जब तुम गिल्ट के आगे नहीं झुके, हर बार जब तुमने अपनी सीमा तय की, वो एक जीत है, उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां तुम पूरी तरह अपने नियंत्रण में रहोगे। स्टेप 6, अपने अंदर की ताकत को रोज याद दिलाओ। हर सुबह शीशे में देखो और बोलो, मैं सह सकता हूं, मैं अपने फैसलों पर भरोसा करता हूं, मैं किसी का पपेट नहीं हूं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खुद को रिप्रोग्राम करेगा, डर की जगह आत्मविश्वास भर जाएगा। और अब सोचो, कितने सालों तक तुम किसी और के हाथों में थे, कितनी बार तुमने खुद को चुप किया ताकि कोई खुश रहे, लेकिन आज तुमने वो जंजीर तोड़ दी है। अब कोई गिल्ट तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई डर तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने समझ लिया है,
तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लव, इट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ। आजादी का मतलब प्यार की कमी नहीं, बल्कि खुद की मौजूदगी है। तो अब अगर कोई तुम्हें कहे तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ अब मैं खुद बन गया हूं। कभी डर में कहा गया हाँ जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन सम्मान से कहा गया एक ना जिंदगी वापस लौटा देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम दूसरों के हिसाब से जियोगे या खुद की आजादी चुनोगे। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो बस अपने दिल में कहो, मैं आजाद हूं, आई कैन स्टैंड इट, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। यह था चैप्टर 9, द फ्रीडम प्लान, आजादी का रास्ता। वो क्षण जहां ब्लैकमेल, डर और अपराध बोध का अंत होता है और आत्मसम्मान, शांति और खुद पर विश्वास की शुरुआत होती है। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक ऐसी यात्रा जो शुरू हुई थी डर से और खत्म हो रही है आजादी पर। तुमने सुना, तुमने समझा और अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें कोई गिल्ट, कोई इमोशनल प्रेशर, कोई डर तुम्हारे फैसलों को छू नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी ना तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। और सबसे बढ़कर तुम किसी के अप्रूवल से नहीं, खुद के सम्मान से जियोगे। अगर इस सफर के दौरान कहीं तुम्हारा दिल कांपा, कहीं आंखें भीगी या कहीं तुम्हें वो हाँ ये मैं हूं जैसा एहसास हुआ, तो जान लो ये ऑडियो बुक सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं, तुम्हारे दिल तक पहुंची है। अब वक्त है एक नई शुरुआत का, वो शुरुआत जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, जहां तुम अपने डर के नहीं अपने सपनों के गुलाम बनो, जहां तुम किसी के इमोशनल ट्रैप में नहीं बल्कि अपने सच के साथ खड़े रहो। याद रखना, हर बार जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरी सोच बदलती है। तुम्हारे जैसे हजारों लोग हर दिन गिल्ट और डर में जी रहे हैं, और अगर आज तुमने कुछ सीखा तो इसे यहीं मत रोकना, उन्हें भी सुनाओ, उन्हें भी ये आजादी का रास्ता दिखाओ। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा कि इसमें वो सच्चाई है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए, तो अभी लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। कमेंट में बताओ कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा लगी दिल पर, वो लाइन, वो एहसास जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया। और हाँ, हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर ऑडियो बुक, हर कहानी तुम्हें तुम्हारे असली खुद से मिलवाने के लिए है। आखिर में बस इतना याद रखो, जिंदगी किसी की मर्जी से नहीं, तुम्हारे साहस से बदलती है। और जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तो बस आंखें बंद करके एक बार कहना, आई कैन स्टैंड इट, क्योंकि वही वाक्य तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी ताकत है और तुम्हारी आजादी की शुरुआत भी। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे डर से मत जियो, इसे सम्मान से, सच्चाई से और आजादी से जियो।